हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट एंड अदर रिमेनिंग आइटम्स। करंट अकाउंट इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। एक बात ध्यान रखने वाली है कि पूंजी खाते में पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा निर्यात से संबंधित सौदे नहीं आते। ये किस में आते हैं? मर्केंडाइज अकाउंट में, जो किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं। इसमें क्या आता है? भुगतान शेष के पूंजी खाते में केवल वित्तीय सौदे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अर्थात उस देश तथा शेष विश्व के बीच परिसंपत्तियों के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि उस पर्टिकुलर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, इस प्रकार के सौदे आते हैं जिनसे ट्रांसफर होता है ओनरशिप का, एसेट्स की ओनरशिप का ट्रांसफर होता है एक देश में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब हम बात करें कैपिटल अकाउंट, मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। कैपिटल इनफ्लो का मतलब क्या है? किसी कंट्री में कैपिटल का आना। आउटफ्लो का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैपिटल का जाना। कैपिटल इनफ्लो में क्या क्या आइटम रहेंगे ये हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। क्या क्या रहेगा इसमें? बोरोविंग्स, उधार जो भी लेते हैं, सेल्स ऑफ ओवरसीज एसेट्स, एसेट्स का सेल, एंड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कंट्री में होती है बाय फॉरेनर्स। और कैपिटल आउटफ्लो में लैंडिंग, किसी दूसरे देश को उधार देना, बाइंग ऑफ ओवरसीज एसेट्स, किसी दूसरे देश में एसेट्स को परचेज करना, परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट ओन्ड बाय फॉरेनर्स। फॉरेनर्स ने अगर कोई डोमेस्टिक एसेट भी ऑन कर रखा है, उनसे अगर हम परचेज कर रहे हैं दोबारा से, तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल आउटफ्लो में, क्योंकि उसके लिए जब हमें कैपिटल देनी पड़ेगी वो फॉरेनर को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज, जो हमने यहाँ पे इनफ्लो में इन्वेस्टमेंट की बात की है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मेनली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो सर्विसेज में हो, रिटेल में हो, प्रोडक्शन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इन्वेस्टर के पास ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पावर्स होती हैं। और ये कंट्रोलिंग 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो FDI कैप्स होती हैं जैसे 26%, 49%, 51% एंड सो ऑन, और उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग पावर्स भी होती हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती हैं ये, जिसमें इन्वेस्टर मार्केट रिस्क फेस करता है, इसलिए इनको रियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं परचेज ऑफ अ कंपनी अब्रॉड, विदेश में कंपनी को परचेज करना, स्टार्टिंग ए सब्सिडरी, एक सहायक फर्म स्टार्ट करना, और टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। एग्जिस्टिंग फर्म का जो कंट्रोल है वो टेक ओवर करना। ये सभी किस में आते हैं? FDI में। अब इन्वेस्टमेंट का दूसरा रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक मेन सेगमेंट है, या पार्ट कहें या सबसेट कहें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पहले हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट। सबसे मेन बात क्या होती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल नहीं होता। लैंडिंग ऑफ कैपिटल टू गेट रिटर्न बट नो कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ कैपिटल। इसमें एक तरीके से लैंड की जाती है कैपिटल रिटर्न प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसको रेंटियर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसके एग्जांपल्स: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स, परचेज ऑफ इक्विटीज़, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ एंड सो ऑन। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FPI के अंडर ही आता है,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंडर ही आता है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, कंपनीज ओनली नीड टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज टू मेक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर होना ज़रूरी है। कंपनीज, सेकेंड पॉइंट, कंपनीज इंक्लूड इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स एट्सेट्रा। इंडिया में FII refers to outside companies investing in the financial market of India। इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। किसके द्वारा? आउटसाइड कंपनीज के द्वारा। FDI and portfolio investment together are sometimes treated as long-term capital flows of capital account balance of payment। FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को समटाइम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो कंसीडर किया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए हो, और शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? जो 3 महीने से 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए हो। अब और क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड कमर्शियल बोरोविंग्स। एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? External assistance comes largely by way of capital grants or loans at subsidized rates। जो लोन subsidized rate पे प्रोवाइड किए जाते हैं वो आएंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस में। एंड कमर्शियल बोरोविंग्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू लोन्स एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में मार्केट रेट पे लोन लेना क्या कहलाएगा? कमर्शियल बोरोविंग। NRI डिपॉजिट्स, NRI डिपॉजिट्स भी मेन पार्ट प्ले करते हैं। डिपॉजिट्स बाय NRIs आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स इज रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। यहाँ पे हम NRI डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ना कि रेमिटेंसेस की। NRI डिपॉजिट्स, तो ये हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कमर्शियल बोरोविंग्स, NRI डिपॉजिट्स। अब हम ये पहले के 3 पार्ट जो हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, ये हम किस में कर चुके हैं? करंट अकाउंट में कर चुके हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आएगा? लोन्स, जैसे हमने कैपिटल इनफ्लो कहा था, जिसको लॉन्च, सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स, रिसिप्ट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल पेमेंट्स में लॉन्स टू फॉरेनर्स, बाइंग ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, पेमेंट ऑफ कैपिटल टू फॉरेनर्स। यहाँ पे पेमेंट्स आएंगी और इधर क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स आएंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का हमने तीसरा टाइप क्या किया था? जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड क्या कहा था? अदर रिमेनिंग आइटम्स, जिसमें क्या क्या होता है? एरर्स एंड ओमिशंस। भूल चूक से जो बची हुई ट्रांजैक्शन होती हैं, रिफ्लेक्ट्स डिफ़िकल्टीज ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो भूल चूक हुई है वो एरर्स एंड ओमिशंस में आएगा। एंड ऑफिशियल रिजर्व्स एंड लाइबिलिटीज़। ऑफिशियल रिजर्व्स एंड लाइबिलिटीज़ ये बैलेंसिंग आइटम्स होते हैं। इसकी वजह से चेंज होता है गोल्ड रिजर्व्स में, SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, एंड फॉरेन करेंसीज में। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 16th नंबर पे रिजर्व यूज़ है। पहले 15 नंबर पे ओवरऑल बैलेंस देखिए, कोई एक टेबल है, उसमें से सिर्फ मैंने ये सेगमेंट लिया है क्योंकि ऊपर का पार्ट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहा था, वो आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब बात किसकी है? एरर्स एंड ओमिशंस दिए हुए हैं, और उसके बाद ओवरऑल बैलेंस अगर देखा जाए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशंस का, तो वो किस में आ रहा है? +363। लेकिन उसको रिजर्व में जब मेंशन करते हैं तो साइन इन्वर्स होता है। जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है,
363 पॉजिटिव है, लेकिन रिजर्व में इसको क्या लिखेंगे, रिजर्व यूज में माइनस का साइन इस्तेमाल होगा, -363। तो ये आप ध्यान रखें कि उल्टा साइन इस्तेमाल होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है तो रिजर्व्स के लिए माइनस का साइन यूज होगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल होगा। अब हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। क्या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमेशा बैलेंस में होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री ऑलवेज बैलेंसेस, हमेशा बैलेंस में होती है। इट इज़ बिकॉज अंडर डबल एंट्री सिस्टम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ये किस वजह से होती है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ हम रिसिप्ट्स लिखते हैं और एक तरफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस सेंस में बैलेंस में होता है? अकाउंटिंग सेंस में, लेखांकन दृष्टि से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ऑपरेशनल सेंस में बात कहें, व्यवहारिक दृष्टि से कहें, तो उसमें इम्बैलेंस होता है। सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम अगर है तो हम दो भागों में बांट सकते हैं आइटम्स को, ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं? ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट, सभी ट्रांजैक्शंस करंट और कैपिटल अकाउंट की, प्योरली डन फॉर प्रॉफिट और बिजनेस मोटिव, जो प्रॉफिट और बिजनेस मोटिव के लिए की जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? आइटम्स अबाव द लाइन। तो ये सभी क्या हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या होगा? जो ऑटोनोमस आइटम्स के बाद इम्बैलेंस हो जाता है, चाहे वो डेफिसिट है चाहे सरप्लस है, उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में आएंगी? अकोमोडेटिंग आइटम्स में आएंगी। टू फाइनेंस एनी डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस रिसिट एंड पेमेंट डिटरमाइंड बाय द नेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स। ये नेट कॉन्सिक्वेंस, नेट रिजल्ट होता है किसका? ऑटोनोमस आइटम्स में जो ट्रांजैक्शन हुई है उनका। इनको इसलिए बैलेंसिंग आइटम्स कहा जाता है। और आइटम्स बिलो द लाइन, इनको क्या कहा जाता है? आइटम्स बिलो द लाइन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी, ऑटोनोमस आइटम्स को क्या कहेंगे? स्वायत्त मदें। इनका क्या मोटिव होता है? लाभ को अधिकतम करने के लिए ये ट्रांजैक्शन होते हैं। इनका उद्देश्य बीओपी में आइडेंटिटी या समानता लाना नहीं होता है। भुगतान शेष के खाते में स्वायत्त मदों को प्राय रेखा के ऊपर की मदें कहा जाता है, जिसको हमने कहा अबाव द लाइन। और अकोमोडेटिंग आइटम्स समायोजक मदें, जिनका काम समायोजन का होता है, समानता लाने का होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस जनरेट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? समायोजक मदें। जिनका संबंध, ऐसे सौदे जिनका संबंध लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से नहीं होता, इनका संबंध भुगतान शेष की धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिति से होता है। इनका उद्देश्य भुगतान शेष की समानता स्थापित करना होता है और इनको रेखा के नीचे की मदें कहा जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंट अकाउंट डिस्कस कर लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या रिवील होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक कंट्री कर रहा है उसके बारे में ज्ञान होता है। रिवील्स बोरोविंग एंड लैंडिंग्स ऑफ द कंट्री, इससे पता चलता है कि कितनी बोरोविंग्स हैं और कितनी लैंडिंग है। नेक्स्ट, रिवील्स फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और उसमें क्या पोजीशन है कंट्री की। तो ये सब था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इम्बैलेंसेस अगर हैं तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।